हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए डीयू की तरफ से जो वैकेंसी निकली हुई थी, जिसके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, उसकी एग्ज़ाम डेट क्या है, आगे क्या करना है। आप सब जानते हैं 23 फरवरी को नोटिफिकेशन आउट हुआ था, यानी 23 फरवरी से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुए थे और यहाँ पर आपके 16 मार्च तक ये फॉर्म आपके भरे गए हैं। ठीक है, और उसमें जो करेक्शन करने की डेट थी आपकी 18 से 20 के बीच में थी। ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है, ये चीज़ें। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि लगभग 1,30,000 के आसपास आपके जो फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, आपको प्रूफ के साथ मैंने आपको बताया था कि 1,30,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन हुए हैं 1,30,000 के आसपास। ठीक है, अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। वैकेंसी भी 1100, टोटल 1145 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँ, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जूनियर असिस्टेंट के लिए या सीनियर असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, इन चीज़ों के लिए फॉर्म फिलअप किया होगा, तो उन पर फोकस करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि ये सभी के लिए है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि आगे करना क्या है। तो देखिए, एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें, एनटीए की अगर मैं बात करूं, तो इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाता है, यानी ज़्यादा समय एग्ज़ाम में नहीं लगता है। तो ये मान के चल सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल के एंड, ठीक है, अप्रैल के एंड में आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आपको एग्ज़ाम होना बिल्कुल निश्चित कह सकते हैं, या फिर आपके अप्रैल मई के लास्ट में या फिर अप्रैल के एंड में, यानी कम कह सकते हैं कि आपके पास 1 महीना है आपके पास एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो 1 महीने में आप जितनी तैयारी कर सकते हो, जैसे स्टेनोग्राफर की पोस्ट काफ़ी पोस्ट है, ठीक है, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, यानी इनके लिए काफ़ी पोस्ट है, तो अच्छे से प्रिपरेशन आप कर सकते हो। अगर अभी भी आप अच्छे से मेहनत करके पूरा टाइम अपनी स्टडी में लगा करके पढ़ सकते हो, तो बहुत अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपका अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के पहले या स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये थी आपके एग्ज़ाम की बात। अब आगे क्या करना है, आगे की अगर मैं बात करूँ, आगे क्या करना है, आप सब जानते हैं इसमें 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जा रहे हैं। हिंदी, रीजनिंग, मैथ और आपका जीएस, और साथ में हिंदी और इंग्लिश में से एक चीज़। ठीक है, ये मैं जैसे बात करें असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर से रिलेटेड यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से ऊपर नीचे हैं, किसी में जैसे असिस्टेंट में थोड़े क्वेश्चन मतलब अलग अलग हैं, है ना, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग क्वेश्चन है। और जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो उसमें चारों सब्जेक्ट में आपके 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट यही रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश में से आपकी चॉइस रहेगी, आप जो चॉइस करोगे आप वो कर सकते हो। ठीक है, और देखिए रीजनिंग में आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ और उसको एनालिसिस करो। डेली एक प्रैक्टिस सेट टाइम लगा करके, ठीक है ना, चाहे वो 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाओ या फिर 50 क्वेश्चन का, हो सके तो 50 क्वेश्चन का लगाना, और टाइम लगा करके 50 क्वेश्चन का आप 30 से 40 मिनट का टाइम लगाओ और उसको सॉल्व करो। स्टार्टिंग में आप 40 मिनट का टाइम लगाइए, उसको सॉल्व करो। ठीक है, उसके 40 मिनट के अंदर ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर उसका एनालिसिस करो बाद में। ये होती है रीजनिंग की स्ट्रेटजी। और जिस टॉपिक में आपको बार बार गलत हो रहा है, गलती हो रही है, उसको आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। इस तरीके से आप रीजनिंग करो अच्छे से। साथ में मैथ में ज़्यादा एडवांस के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत कम पूछे जाएंगे, लेकिन आपको अगर एडवांस आपने पढ़ रखा है तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और नहीं पढ़ रखा है तो आप अरिथमेटिक पे फोकस करो। जो चीज़ आपने पढ़ रखी है उस पर फोकस करो और अच्छे से रिवीजन करो एक एक चैप्टर करके। ठीक है, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, जितने भी चैप्टर है मैथ में, सारे चैप्टर, टाइम एंड वर्क, सारे चैप्टर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये जो मेन चैप्टर है वो यही होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, और ये जो इंटरेस्ट वाले होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन, और रेशियो के क्वेश्चन, है ना, एलसीएम वगैरह, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, यही जो चैप्टर है कुछ यही मेन होते हैं मैथ में। इनको आप अच्छे से करिए, और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन और आपको
नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये चीज़ में आप अच्छे से पढ़ के जाइए, मैथ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस कीजिए डेली, एक प्रैक्टिस सेट लगा करके देखिए, जहाँ पर भी आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है उसको आप इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। और ये सभी आपके आने वाले एग्ज़ाम में काम आएगी स्ट्रेटजी। साथ में जीएस की मैंने आपको बता रखा है कि आप लूसेंट की बुक पढ़ लो और साथ में उसकी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कवर कर लो एसएससी के, और प्लस करंट अफेयर। तो ये चीज़ कर लो, आप इजीली कवर कर लोगे। और जीएस में जो स्टैटिक जीके है वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपके ये डांस वगैरह से होते हैं ना, कला और संस्कृति के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वे स्टैटिक जीके आप कवर करिए अच्छे से, टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए, सभी एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। और साथ में हिंदी या इंग्लिश में से जो भी आप चूज़ करोगे, हिंदी तो बहुत इजी है हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत इजी है। तो आप अच्छे से पढ़ें, जो भी आपको अच्छा लगता है सब्जेक्ट उसको आप अच्छे से पढ़ें। ग्रामर एक बार पढ़ लो अच्छे से, साथ में वोकैब वगैरह, और इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपके स्पेलिंग मिस्टेक करेक्शन वाले भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर में नहीं पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आप करो अच्छे से। और मैं यही बोलूँगा कि मैथ और रीजनिंग में आप प्रैक्टिस कीजिए डेली, खास करके रीजनिंग में तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही है टाइम लगा करके। और ये मान लीजिए कि 1 महीने के बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो इसमें अच्छे से प्रैक्टिस जो है करनी है। 1 मंथ आप मान के चलिए, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम जो है 1 मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ये मान करके आप चलिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने वीडियो बनाई है, ऐसी अपडेट आपको करता रहूँगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।